नमस्कार, मैं राजीव पांडे, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ। व्यवसाय टर्नर, विषय सैद्धांतिक। आज का विषय है एनसी और सीएनसी मशीन। क्या होती हैं एनसी मशीनें, सीएनसी मशीनों का डिज़ाइन, उसके मुख्य भाग, इसकी प्रणाली और स्पेसिफिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले बात करेंगे एनसी और सीएनसी मशीनों का डिज़ाइन। ऐसी मशीनों को अति परिशुद्ध बनाया गया है तथा इन मशीनों पर आम मशीनों की अपेक्षा अधिक मोटे कट लगाए जाते हैं। इसलिए इन मशीनों के बेड, स्लाइडिंग पार्ट्स अधिक सुदृढ़ बनाए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये मशीनें बहुत ही हाई इफ़िशियंसी की मशीनें हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटे कट ले सकती हैं, बहुत तेज़ी से काम कर सकती हैं। इसलिए इन मशीनों के पार्ट्स या स्लाइडिंग पार्ट्स बहुत ही मजबूत बनाए जाते हैं। इन मशीनों के स्लाइडिंग अधिकतर फ्लेम हार्डेड या ग्राइंड किए होते हैं, फ्लेम हार्डेड एवं ग्राइंड किए होते हैं और प्रायः पीटी, एफई अर्थात पॉलीटेट्रा फ्लोर या एथिलीन की कोटिंग स्लाइड लगाते हैं, इस पर लगा देते हैं। इस स्लाइड के लगाने की क्या होता है कि कोटिंग से सतह जो होता है छिद्रदार बन जाती है। जब छिद्रदार बन जाएगी तो इनमें तेल हल्का, जब हम ऑयलिंग करते हैं तो तेल भर जाता है, जिससे स्लाइडिंग में घर्षण जो है ना के बराबर होता है। घर्षण कम से कम होगा तो क्या होगा, हमारा जॉब बेड स्मूथ करेगा, टाइमिंग कम लगेगा और वेयर एंड टियर कम होगी। इन स्लाइडों में टाइकोवे बेयरिंग भी लगे होते हैं। कौन से बेयरिंग? इस स्लाइड में टाइकोवे बेयरिंग भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से कोफिशिएंट क्या होता है, फ्रैक्शन हमारा बहुत कम हो जाता है। कितना? 0.05 mm। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो कम फ्रिक्शन होगा तो हमारा जो है बेड कम घिसेगा, फ्रिक्शन कम हो गया। जबकि आम मशीनों में जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.22 mm होता है, यानी 0.22 mm होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन बेड जल्दी हमारा ख़राब हो सकता है। इस मशीनों में बैकलेस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉल स्क्रू लगा देते हैं। क्या है? बॉल स्क्रू लगा देंगे तो हमने बैकलेस भी कम करना है, फ्रिक्शन भी कम कर दिया है, जिसकी वजह से इन मशीनों का एफिशिएंस ज़्यादा अच्छा होगा। किसकी? कन्वेंशनल मशीनों की अपेक्षा में। तो हम कन्वेंशनल मशीनों की अपेक्षा में इन मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन मशीनों की कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो है 0.05 mm होती है और हमने इस पे क्या किया है, फ्लोरिया एथिलीन की कोटिंग चढ़ा दी गई। साथ ही हमने क्या किया है, इन मशीनों को बैकलेस भी कम करने के लिए बॉल स्क्रू लगा दिए हैं। इन मशीनों की जो है स्लाइडर फीड को कम करने के लिए उच्च चाल पर चलाने के लिए एक हाइड्रोलिक मोटर इस्तेमाल की जाती है। उस हाइड्रोलिक मोटर जो होती है वो हाइड्रोलिक मोटर हमारी रेक्टिफायर द्वारा कंट्रोल डीसी मोटर लगी होती है, जिसकी वजह से ये हमारी बहुत तेज़ी से मशीन चलती है। कभी कभी हम एसी की वेरिएबल मोटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी हम एसी की वेरिएबल मोटर भी प्रयोग की जाती है। कहाँ पे? डीसी मोटर की जगह पे, रेक्टिफायर द्वारा कंट्रोल डीसी मोटर की जगह पे हम आपकी एसी वेरिएबल मोटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब है एनसी मशीनों के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। पहला, एनसी मशीन स्वयं, कंट्रोल सिस्टम, ड्राइव यूनिट, फीडबैक या सर्वोकल पुर्जे, मैग्नेटिक या विद्युत चलित संयंत्र और ऑपरेटर कंट्रोल मैनुअल या कंट्रोल। ये हमारे मुख्य भाग हैं एनसी मशीन के। एनसी मशीन में कंट्रोल यूनिट, ड्राइव यूनिट और फीडबैक सर्वो पुर्जे, मैग्नेटिक बॉक्स, ऑपरेटर कंट्रोल। कंट्रोल यूनिट आपका फीडबैक और मैग्नेटिक बॉक्स को कमांड देते हैं। ये क्रम से एक बाद एक मैं आपको अभी बताता हूँ। कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है? जैसे ये आपका चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में ए, बी और सी, ये स्वयं एनसी मशीन है। क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम कैबिनेट ए में लगा रीडर पंच टेप को पढ़ रहा है। ये एनसी मशीन का है। ये हमारा एनसी कंट्रोलर है। इसमें हमने पंच टेप लगाया हुआ है, जिसमें डेटा हमारा लगा है कि कमांड देना है कि क्या मशीन को काम करना है। तो जो कंट्रोल सिस्टम ए में लगा पंच टेप
रीडर को पढ़ता है। इसमें भरे संकेत इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा विद्युत तरंगों में बदलकर एनसी मोटर के ड्राइव यूनिट को आज्ञा देता है। हमारी ड्राइव यूनिट को कंट्रोल करता है, बताता है कि आपको क्या करना है। तो कंट्रोल यूनिट बी को आज्ञा देगा, ये ए हमको बी को देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट के मैग्नेट बी के नाम से जानता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कैबिनेट को मैग्नेट बॉक्स के नाम से जाना जाता है। जो निर्देश सिग्नल ड्राइव यूनिट को दिए जाते हैं वह मशीन की चाल की लंबाई और गति को निर्धारित करते हैं। मीन्स जो भी हम डेटा यहाँ से मैग्नेट बॉक्स को ट्रांसफ़र करेंगे वो हमको फीड को स्पिंडल में देगा कि क्या स्पीड से चलना है, क्या फीड से चलना है, कितना चलना है, ये हमारा सब मैग्नेटिक बॉक्स देता है। प्रायः सर्वो मैकेनिज्म में विद्युत मोटर या हाइड्रोलिक रैक लगी होती है और सर्वो मैकेनिज्म ही मशीन की विभिन्न चालों और गतियों को कंट्रोल करता है। जो सर्वो मैकेनिज्म है वही मशीन की मोटर को कंट्रोल करता है तथा जो काम सिग्नल मैग्नेटिक बॉक्स को दिए जाते हैं उसके द्वारा मशीन के दूसरे ऑपरेशन सी किए जाते हैं, जैसे स्पेंडल को मोटर की चलाना, रोकना, स्पेंडल की स्पीड चुनना, टूलों को क्रमबद्ध करना, कूलेंट को चलाना। यह हमारा सब काम मशीन सी से होता है। यानी कंट्रोल ए बी को कमांड करता है, बी सी को देता है, सी आपको बताता है कि हमारा कूलेंट कब चलना है, कब हमारी मोटर चलनी है, कब हमारी टूल चलना है। तो ये इस तरह से हमारा एनसी मशीन का कंट्रोल पैनल होता है। हम बात करेंगे एनसी प्रणाली का वर्गीकरण। एनसी प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं? एनसी प्रणाली हमारे पास दो तरह की हैं। पहली है कंट्रोल प्रणाली पर आधारित, दूसरी है फीडबैक पे। पहली कंट्रोल प्रणाली पर आधारित, दूसरी है फीडबैक पे आधारित। जो कंट्रोल प्रणाली पर आधारित है वो तीन तरह की हैं। पहली है आपकी बिंदु से बिंदु एनसी प्रणाली। ये कौन सी प्रणाली है? बिंदु से बिंदु एनसी प्रणाली। दूसरी है सीधी रेखा अथवा सीधे कट वाली एनसी प्रणाली। तीसरी है लगातार एवं आड़ी टेढ़ी या पर्वतीय आकार की चाल वाली एनसी प्रणाली। तो एनसी प्रणाली हमारे पास दो तरह की है। पहली है कंट्रोल और दूसरी है फीडबैक। कंट्रोल प्रणाली हमारी तीन तरह की हैं। पहली है बिंदु से बिंदु, दूसरी है सीधी रेखा अथवा सीधे कट वाली, तीसरी है लगातार व आड़ी टेढ़ी कट वाली। फीडबैक पर आधारित दो तरह की होती है। पहली है ओपन लूप और दूसरी है क्लोज लूप। ओपन लूप, क्लोज लूप या बिंदु से बिंदु या सीधी या लगातार, ये प्रणाली डिस्क्रिप्शन कैसे काम करती है हम आगे के स्लाइड में बताएंगे। पहले बात करते हैं हमारी कंट्रोल प्रणाली पर आधारित है बिंदु से बिंदु तक की प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत टूल केवल विशेष स्थानों तक ही कार्य करता है। टूल को दूसरी स्थिति में आने पर जॉब पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इस विधि को ड्रिलिंग मशीन पे अपनाया जाता है। तो बिंदु से बिंदु प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत टूल केवल विशेष स्थानों तक कार्य करता है। टूल को दूसरी स्थिति में आने पर जॉब पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इस विधि को ड्रिलिंग मशीन पर अपनाया जाता है। फिर है सीधी रेखा अथवा सीधे कट वाली एनसी प्रणाली। इस प्रणाली में बिंदु से बिंदु प्रणाली से मिलती जुलती सीधी गति की ही होती है। इसमें मिलिंग पर सीधे कट ले सकते हैं। इसमें एक ही दिशा जो है में चाल दी जा सकती है, जिसमें विधि में फेस, मिलिंग स्टेप, फ्रेम आदि को जो है हम कर सकते हैं। मिलिंग और खराद पर स्टेप टर्निंग आदि ऑपरेशन कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? जो मिलिंग है, फ्रेम है आदि पे स्टेप टर्निंग कर सकते हैं। तीसरी प्रणाली है लगातार व आड़ी टेढ़ी या पर्वतीय प्रणाली। यह एक ऐसी प्रणाली है जो अक्ष रेखा पर किसी दिशा की सीधी, टेढ़ी अथवा घुमावदार जो एक दूसरे से मिलती जुलती हो परंतु बिना रुके लगातार कार्य करने वाली विधि है। इस विधि में टूल को अथवा जॉब को इच्छित चाल पर हम चला सकते हैं। यह प्रायः मशीनों में अलग अलग स्लाइडों एवं चालों को मशीनों में स्वयं ही कंट्रोल करती है।
ये तीसरी में क्या करता है कि इस मशीन को कितनी स्पीड में कहाँ कहाँ कंट्रोल करनी, कैसे करनी, क्योंकि ये आड़ी टेढ़ी या पर्वतीय या स्लाइडिंग प्रणाली है। इसमें हम क्या करेंगे, जॉब को कंट्रोल देने के बाद कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा ये मशीन स्वयं डिसाइड करती है, ऑपरेटर को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं। हमने एक बार कमांड दे दिया तो वो कितना आगे पीछे चलना है ये हमको मशीन डिसाइड करेगी। फिर आता है फीडबैक प्रणाली। फीडबैक प्रणाली हमने दो प्रकार की बताई थी, एक थी ओपन लूप, दूसरी क्लोज्ड। तो पहले क्या है, ओपन लूप प्रणाली क्या होती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक कंट्रोल पैनल है, वहाँ से सब चीज़, ये टूल है, ये एक्स एक्स है, ये जेड एक्स है, ये एक्स है वाई है, और ये जेड एक्स है। जेड एक्स में टूल चलना है, ये एक्स और ये वाई है। ये टूल कंट्रोल पैनल केवल कमांड दे रहा है सबको। कैसे दे रहा है, जब मशीन के ड्राइव यूनिट को कमांड सिग्नल द्वारा दिया जाता है तो स्लाइड इच्छित दूरी तय करती है। जब हमने कंट्रोल पैनल से कमांड दिया एक्स को, तो ये एक्स इस साइड में चलना शुरू करेगा। जब कितना चल रहा है यह हमें ज्ञात नहीं हो पाता। कैसे, क्योंकि हमारे पास स्लाइड या टूल को उचित स्थान तक पहुँचे या नहीं, इस विधि को वापसी रिटर्निंग कमांड नहीं है किसी भी तरह का। जैसे डेटा यहाँ से तो जा रहा है लेकिन वापस आने का कोई डेटा कंट्रोल यूनिट में नहीं है। जैसे लिखा हुआ है, इसे ज्ञात नहीं होता कि स्लाइड यूनिट या टूल उचित स्थान तक पहुंचा नहीं पाता। मीन्स अगर मुझे 10 mm डिस्टर्ब करने की कोशिश की, 10 mm गया या नहीं गया ये हमको पता नहीं चल पाता ओपन लूप प्रणाली में। इस विधि को ओपन लूप प्रणाली कहते हैं। सारांश में यह कह सकते हैं कि ओपन लूप मशीन में फीडबैक इन्फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब रिटर्निंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। कितना टूल चल रहा है या बैड एक्सेस चला या जेड एक्सेस चला तो कितना गया है ये हमको वापसी रिटर्निंग नहीं होती। तो हमको जो डेटा है ये पता ही नहीं चलता कि कितना टूल सही अपनी जगह तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। इस स्लाइड को इच्छित स्थान तक पहुँचाया नहीं पता। इसके आजकल यह प्रणाली मशीन की नहीं बनाई जाती क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं मिलता कि वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम इस प्रणाली को आजकल इस्तेमाल नहीं करते। फीडबैक में दूसरी प्रणाली है क्लोज लूप की एनसी प्रणाली। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, ये एक तरफ से डेटा जा रहा है, दूसरी तरफ से डेटा आ रहा है। मीन्स डेटा एक्स वाई और जेड जो भी है आता जाता दिखाई दे रहा है। कैसे, किस तरह से डेटा दिख रहा है, इस प्रणाली में सिग्नल की तुलना टूल या स्लाइड द्वारा तय की जाती है। कितना टूल आगे गया कितना नहीं टूल गया वो कंट्रोलर को भी पता चलता है। इस प्रणाली में कमांड सिग्नल की तुलना टूल या स्लाइड द्वारा तय की जाती है। इसमें फीडबैक के द्वारा टूल या स्लाइड की तय की गई दूरी ज्ञात हो जाती है। मीन्स हमने अगर टूल को 10 mm डिस्टर्ब किया है तो हमको पता चल जाएगा टूल 10 mm चला या नहीं चला, क्योंकि इसमें वापसी की डेटा हमको स्क्रीन पे दिख रही है। इस फीडबैक की गणना, उसकी गणना के अंतर को हम एम्पलीफायर द्वारा तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक ये अंतर हमारा शून्य नहीं हो जाता। मीन्स हमने अगर डेटा उसमें डाला है, वापसी डेटा आ रहा है कि इतना हमें 10 mm चलाना था, 9 ही चला, तो हमको तब तक एडजस्ट करना है जब तक वो 0 ना हो जाए। तो हमने डेटा, हमको मालूम है कि 10 mm चल रहा है तो 10 चला दिया, और 10 चलाने के बाद ये दिख भी रहा है कि 10 ही गया है। 10 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर लीजिए, कम हो रहा है तो ज़्यादा कर लीजिए। तो फीडबैक प्रणाली में हमको ये सुविधा मिल जाती है कि टूल कितना चल रहा है ये ज्ञात हो जाता है। जिससे क्या होता है, स्लाइड जो आगे पीछे जितनी मूवमेंट कर रही है हमको मालूम चलेगी। तो हमें और इन्हीं के द्वारा टूल या स्लाइड को इच्छित गति, स्थान तथा स्थिति का निर्देशन दिया जाता है। जब हमको मालूम है कि टूल सही स्थिति पे चल रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो हम डेटा से बढ़ा घटा सकते हैं कि इतना हम इसको सही कर लें। ट्रांसड्यूसर को ट्रांसजनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसड्यूसर की मापने की क्षमता जो होती है 0.001 mm तक होती है, यानी 1 माइक्रोन तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कितना हमारा डेटा 1 माइक्रोन तक गया या नहीं गया ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्लोज लूप प्रणाली जो है आजकल प्रयोग की जा रही है क्योंकि हमको इससे यह पता चलता है कि टूल कितना आगे पीछे चल रहा है या अपने जो हमने सेटिंग दी थी वो गंतव्य स्थान तक पहुंचा या नहीं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ CNC। CNC में
क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमको देनी पड़ती है जब हमको किसी सीएनसी की रिक्वायरमेंट डालनी हो। पहली है मशीन कैपेसिटी, किस कैपेसिटी की मशीन चाहिए। तो मशीन की कैपेसिटी में आपको देना है स्विंग ओवर द बेड, कितना जॉब हम उस पर घुमा सकते हैं बेड के ऊपर। तो स्विंग ओवर द बेड हमको 350 mm या इससे बड़ा होना चाहिए। ये हमारे क्लास की जो है स्पेसिफिकेशन है या टर्नर ट्रेड की स्पेसिफिकेशन है। कोई कंपनी अपनी मंगानी चाहती है तो उसको किस हिसाब का जॉब बनाना है, इसको किस हिसाब से चलाना है, तो वो उसको बताना पड़ेगा। स्विंग ओवर द बेड कितना चाहिए, हमने हमारी क्लास के लिए स्विंग ओवर द बेड जो था 350 mm चाहिए था। टर्निंग डायमीटर 135 mm चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर 250 mm। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मतलब टेल स्टॉक से हेड स्टॉक में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 250 mm होना चाहिए। मैक्सिमम टर्निंग लेंथ कितनी कर सकते हैं, 200 mm या उससे हायर, 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। स्लांट एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल और हायर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कास्ट आयरन ग्रेड बेड और सैडल का कितना होना चाहिए, 25 ग्रेड या इसके इक्वलेंट। मशीन का वेट कितना होना चाहिए, 150 kg और हायर, इससे अधिक या हो सकता है। पहले तो हमको क्या बतानी पड़ेगी, मशीन कैपेसिटी। तो मशीन कैपेसिटी के अंदर आपको स्विंग ओवर द बेड, टर्निंग डायमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मैक्सिमम टर्निंग लेंथ, स्लांट एंगल, कास्ट आयरन का कौन सा ग्रेड चाहिए और मशीन का वेट कितना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। फिर आप बताएंगे स्पेंडल, स्पेंडल किस तरह का चाहिए, स्पेंडल का नोज़ किस तरह चाहिए। जैसे स्पेंडल नोज़ A2 4 या A2 तक 5 तक चाहिए। स्पेंडल नोज़ में आपको ये टेपर का बताया है कि इतना यहाँ पे इसका स्पेंडल का नोज़ जो चाहिए वो इस तरह का चाहिए। बोर थ्रो स्पेंडल चाहिए या नहीं चाहिए, तो हमको बोर थ्रो स्पेंडल चाहिए कितना, 35 mm तक, 35 mm का बोर होना ज़रूरी है। मैक्सिमम स्पेंडल की स्पीड कितनी चाहिए, 4000 और हायर RPM में, 4000 और हायर RPM में, इससे या इससे ज़्यादा। स्पेंडल पावर कितना चाहिए किलोवाट में, 3.7, स्पेंडल की पावर कितनी चाहिए, 3.7 किलोवाट। मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड फुल पावर पे कितना चाहिए, 1200 RPM और लोअर, 1200 RPM और लोअर। टाइप ऑफ ड्राइव कौन सा चाहिए, कौन से टाइप की ड्राइव होनी चाहिए, वो ड्राइव हमको चाहिए AC सर्वो स्पेंडल मोटर की स्पेंडल AC सर्वो की चाहिए। चक्का के साइज क्या चाहिए, चक्का टाइप क्या चाहिए, चक्का साइज का मतलब 135 mm साइज चाहिए और चक्का टाइप का मतलब है 3जा चाहिए, 4जा चाहिए या हाइड्रोलिक चाहिए। तो हमको यहाँ चाहिए 3जा हाइड्रोलिक पावर ऑपरेटेड, आपको 4जा हाइड्रोलिक पावर ऑपरेटेड भी चाहिए हो सकता है। तो ये हमको कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब देनी चाहिए, या हम क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं आपको। तो आपको फ्रंट बेयरिंग कितना चाहिए, 60 और हायर। स्पेंडल बेयरिंग का क्लास कौन से चाहिए, P4 क्लास। तो हमको दो चीज़ें पहले आपको पता ही चलेगी कि मशीन की कैपेसिटी और स्पेंडल, ये बताया आपको। अब हम बताएंगे आपको एक्सेस कैसे चाहिए, कौन कौन से एक्सेस हमको कितना चलना है, क्या साइज़ होना चाहिए। XX में जो बेड ट्रैवल करेगा वो 100 mm और हायर चाहिए, जो XX पे चलेगा 100 mm और हायर। ZX में चलेगा 200 और हायर। प्रोग्रामिंग फीड जो रेट है X और Z का 10 से 10,000 तक होना चाहिए, mm प्रति मिनट, mm पर मिनट। प्रोग्रामिंग कमांड X और Z चाहिए 0.001 mm, यानी जो प्रोग्रामिंग कमांड हम देना चाहते हैं या इतना कट लेना है तो इतना जो है मिनिमम दे सकते हैं कि 0.001 mm तक दे सकते हैं, ज़्यादा तो हम दे सकते हैं लेकिन मिनिमम इतना चाहिए mm में। रैपिड ट्रैवल्स X और Z कितना चाहिए, 20 और हायर, मिनट प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। वही आपका ट्रैवल XZ कितना चाहिए, AC सर्वो मोटर में चाहिए। मोटर टॉर्क ZXS में कितना चाहिए, 3 और हायर। मोटर टॉर्क XZ
3 और हायर। बॉल स्क्रू का साइज़ क्या चाहिए, एक्स और जेड एक्सेस में 20x10 और हायर। बॉल एक्स जो लगी है उसके अंदर वो क्या चाहिए, ये सब आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपकी मशीन उस क्वालिटी की जॉब को बना पाएगी, उस इफ़िशेंसी को जॉब को बना पाएगी। ये इफ़िशेंसी सब आपको देनी पड़ेंगी। बॉल का क्या चाहिए, स्क्रू का क्या चाहिए, जो गैप पे बेड का चाहिए, गाइडवे चाहिए, ये साइज सब आपको देना है। जैसे बॉल स्क्रू फिनिश एक्स जेड हार्ड एंड ग्राइंड होना चाहिए। गाइडवे टाइप एक्स एप्लीकेशन लीनियर मोशन गाइडवे चाहिए, और गाइडवे जेड और एक्स 225 ओम हायर चाहिए। गाइडवे प्रिसीजन कितना चाहिए, पी क्लास का चाहिए। तो यह सब आपको देनी है, यानी आपको पहले देनी है एक्सेस कितनी चाहिए, कौन कौन से एक्सेस में एक्स कितने चलेगी, वाई कितना चलेगा, जेड कितना चलेगा। आपको बॉल स्क्रू का साइज़ देना पड़ेगा, मोटर का साइज़ देना पड़ेगा, रैपिड कितना ट्रैवल करना है, उसमें चाहिए मोटर कौन सी चाहिए, सर्वो चाहिए या एसी सर्वो चाहिए। तो आपको ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। और आपको जो देना है टरेट, टेल स्टॉक और कूलेंट किस तरह का चाहिए। टरेट में क्या है, बाई डायरेक्शनल टूल टरेट, जो टूल टरेट डायरेक्ट हमको चाहिए बाई डायरेक्शनल चाहिए। नंबर ऑफ टूल्स कितने लगेंगे एक बार में, 8 और हायर, यानी टूल्स हम कितने मैक्सिमम लगा सकते हैं, 8 या ज़्यादा, कम से कम 8 तो लगा ही सकते हैं। टूल सैंक का साइज़ क्या चाहिए, 20 और 20 mm और हायर। मीन्स हमको टरेट में ये भी बताना है कि कौन सा हमको टरेट हेड चाहिए, 8 का चाहिए, 6 का चाहिए, 4 का चाहिए, और बताना पड़ेगा टूल सैंक कितना लगेगा, मैक्सिमम बोरिंग ऑफ डायमीटर कितना चाहिए, 25 mm और हायर। जो बोरिंग बार का जो डायमीटर है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25 mm और हायर। फिर देना है आपको टेल स्टॉक किस तरह का होना चाहिए, टेल स्टॉक किस तरह का होना चाहिए। कोई डायमीटर चाहिए mm में 65 और हायर। क्विल स्टोर चाहिए mm 17 हायर। क्विल टेपर चाहिए MT4 और हायर। टेल स्टॉक बेस ट्रैवल जो होना चाहिए वो 150 mm और हायर होना चाहिए। थ्रस्ट एडजस्टेबल कितना होना चाहिए, KGF 30 KGF तक एडजस्ट हम करने की हमारे पास सुविधा होनी चाहिए। फिर हमको देखना है कूलेंट, लुब्रिकेटन और हाइड्रोलिक टैंक का साइज़ क्या चाहिए। कूलेंट टैंक की कैपेसिटी चाहिए लीटर में 100, यानी कूलेंट टैंक जो है हमारा जो है 100 लीटर का होना चाहिए। कूलेंट पंप की मोटर की जो पावर होनी चाहिए वो 0.37 किलोवाट होनी चाहिए। जो मोटर की पावर चाहिए वो हमको 3.7, ये आप नहीं बताएंगे तो कूलेंट हमको प्रॉपर वे में जॉब पे नहीं मिल पाएगा या टूल पे नहीं मिल पाएगा। कूलेंट की पावर कम होगी तो फोर्स कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जॉब की ख़राब हो सकती है। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यकता है कि हमको कैपेसिटी, आप सोचिए ये नहीं देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा, जॉब ख़राब हो जाएगा। हमको कूलेंट पंप आउट कितना चाहिए, 20 और हायर। लुब्रिकेंट टाइप कौन चाहिए, ऑटोमेटिक सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन चाहिए। जो लुब्रिकेशन होना चाहिए ऑटोमेटिक होना चाहिए। हाइड्रोलिक पंप डिस्चार्ज कितना चाहिए, 8 और हायर। लुब्रिकेशन टैंक कैपेसिटी चाहिए 3 और हायर। जो लुब्रिकेशन टैंक की कैपेसिटी है वो 3 लीटर और हायर चाहिए। हाइड्रोलिक पंप की कितनी चाहिए, LMP 8 और हायर। फिर है हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी 30 और हायर लीटर में। हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर मैक्सिमम 30 बार। यह सब हम आपको कूलेंट में देना पड़ेगा कि कूलेंट टैंक, लुब्रिकेटेंट टैंक या हाइड्रोलिक टैंक किस कैपेसिटी की चाहिए, उसकी मोटर कितनी चाहिए, कितना लीटर हमारा एक बार में हाइड्रोलिक ऑयल, कूलेंट ऑयल सब आना चाहिए। एक्यूरेसी क्या चाहिए, ISO 230/2, ये हमारे क्लास की है, बाकी हर कंपनी अपनी एक्यूरेसी अलग अलग देगी। पॉजिटिवली एक्स और जेड कितना चाहिए, 0.012। रिपीटेबल एक्स और जेड कितना चाहिए, 0.007। ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट कितना चाहिए, 1341 पार्ट 1। ज्योमेट्रिकल जो एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट पीस होना चाहिए वो ISO 13041 पार्ट 6 चाहिए। CNC सिस्टम कौन सा चाहिए, फानुक चाहिए या सीमेंट का चाहिए। तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा कंट्रोल सिस्टम चाहिए। सिस्टम रिलेवेशन कौन सा चाहिए,
0.001 mm का चाहिए। मोटर की ड्राइव कौन सी चाहिए, टूल नंबर्स डिस्प्ले कितना होना चाहिए, मशीन कंट्रोल पैनल कितना होना चाहिए, पीएमजी कितना होना चाहिए और सीएनजी फीचर्स कितना होना चाहिए, यानी ग्राफिकल सिमुलेशन प्रोग्रामिंग टूल और ऑफसेट एमडीआई चाहिए। पावर का सोर्स क्या चाहिए, पावर कौन सा होना चाहिए, मिनिमम सप्लाई कितना होना चाहिए ±10%, 415 वोल्ट 3 फेस मोटर चाहिए, 3 फेस चाहिए, हमको इतना पावर की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट कौन कौन से उसके साथ चाहिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर भी चाहिए और एयर कंडीशनर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिशियन, इतना ये भी दोनों चीज़ें हमको चाहिए। तो यह जो थी सीएनसी की हमारी आपकी रिक्वायरमेंट देते समय की ज़रूरत है। स्पेसिफिकेशन इतनी हमको देनी पड़ेगी, 10 तरह की देनी पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, स्पेसिफिकेशन देते समय मशीन की कैपेसिटी, स्पेंडल, एक्सेस, टरेट हेड, टेल स्टॉक, कूलेंट लुब्रिकेंट का साइज़, सिस्टम सीएनसी कौन सा चाहिए, पावर सोर्सेज क्या चाहिए, ये सब हम आपको देनी पड़ेगी। आज की क्लास में हमने आपको सीएनसी और एनसी मशीनों का डिज़ाइन बताया, कैसे क्या होती हैं सीएनसी और एनसी मशीनें, किस डिज़ाइन की बनी होती हैं, एनसी मशीनों के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, एनसी प्रणाली का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जैसे एनसी प्रणाली हमने बताई थी 2 तरह की होती हैं, एक होती है कंट्रोल प्रणाली, दूसरी है फीडबैक पर आधारित। कंट्रोल प्रणाली 3 तरह की होती है और फीडबैक 2 तरह की। फीडबैक में मैंने आपको बताई थी ओपन लूप और दूसरी क्लोज लूप। तो ओपन वाली हम इस्तेमाल नहीं करते आजकल, क्लोज लूप वाली इस्तेमाल करते हैं। फिर बताया था स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी, सीएनसी खरीदते समय हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो है मशीन की कैपेसिटी, स्पेंडल, एक्सेस कौन सा चाहिए, टरेट हेड किस तरह का चाहिए, टेल स्टॉक किस तरह का चाहिए, या लुब्रिकेंट, कूलेंट या हाइड्रोलिक जो आपका सिस्टम है किस कैपेसिटी का होना चाहिए, कितने पावर की उसकी मोटर होनी चाहिए, सीएनसी का सिस्टम कौन सा चाहिए, फानुक चाहिए या सीमेंट का चाहिए, हमको पावर सोर्स कितना चाहिए, उसके साथ एसेसरीज जैसे आपका जो है एसी चाहिए या स्टेबलाइजर चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। प्रस्तुत संदर्भ धनपत राय पब्लिकेशन की बेसिक टर्नर थ्योरी से लिया गया है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।